डियर क्लास, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ क्वांटम फिज़िक्स। आज हमने क्लास में भी कुछ ऐसे बुनियादी नज़रियात को डिस्कस किया जिन्होंने मॉडर्न और बुनियादी क्वांटम फ़िज़िक्स की बुनियाद रखी या क्वांटम फ़िज़िक्स की बुनियाद रखने में मुआवन साबित हुए। जैसा कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक थ्योरी थर्मल रेडिएशंस के बारे में थी। थर्मल रेडिएशंस की थ्योरी क्योंकि क्लासिकल फ़िज़िक्स पे बेस करती थी और इसमें रेडिएशंस को हमेशा एक वेव के तौर पे ट्रीट किया जाता था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो उसमें इन रेडिएशंस के एक्सपेरिमेंटल कर्व्स के ऊपर कुछ ऐसे रिज़ल्ट्स आए जो कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल कर्व्स को मैच नहीं करते थे, जिसकी वजह से साइंटिस्ट में कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुई और वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या वाकई जिन बुनियादों पे थर्मल रेडिएशंस को स्टडी किया जाता है क्या वो ठीक है, क्या वाकई जो एनर्जी रेडिएट होती है वो वेव की शक्ल में ही होती है। इस तरह के क्वेश्चंस ने साइंटिस्ट को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का बुनियादी असूल ही ये था कि जो भी पावर रेडिएट होगी, एनर्जी रेडिएट होगी, वो वेव की शक्ल में होगी और कंटिन्यूस होगी। ये क्लासिकल थ्योरी थी थर्मल रेडिएशंस की। अब जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि थर्मल रेडिएशंस किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से इमिट होती हैं। कोई भी आपके पास, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चाय का कप है, उसमें से भी थर्मल रेडिएशन इमिट हो सकती हैं, और सूरज भी है, एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास थर्मल रेडिएशंस का। तो रेडिएशंस बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, और बेसिकली दो इसके तरीके होते हैं, दो रूल्स हैं थर्मल रेडिएशंस के। द हाई द टेम्परेचर द मोर थर्मल रेडिएशन इज़ एमिटेड। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो थर्मल रेडिएशंस भी ऑब्वियसली, लाइक अभी मैंने सन की एग्जांपल दी, सूरज का टेम्परेचर 10⁷ केल्विन तक होता है, तो उसकी रेडिएशन इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है कि वो ज़मीन तक लाखों करोड़ों किलोमीटर्स का फासला तय करते हुए पहुंचती हैं। इसी तरह सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस थ्योरी का, द हाई द टेम्परेचर द शॉर्टर इज़ अ वेवलेंथ। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतनी ही ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, स्मॉल वेवलेंथ की, क्योंकि वेव की शक्ल में आएंगी तो उनकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी ना, तो वेवलेंथ जो है उतनी ही शॉर्ट होगी। हाँ, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्राइटली ग्लो भी नहीं करेगी और उसकी वेवलेंथ भी लार्ज होगी। लार्ज वेवलेंथ हमेशा स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी और स्मॉल फ्रीक्वेंसी से कंसर्न करती है। तो ये दो बुनियादी असूल थे थर्मल रेडिएशंस के जो हमने स्टडी किए, और उसके बाद हमने ये सोचा कि अगर हम कोई ऐसी बॉडी बना लें कि जिसमें हमारी हीट ज़्यादा से ज़्यादा जितनी एब्जॉर्ब हो उतनी ही रेडिएट हो जाए और लॉस्ट ना हो, तो ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहेंगे। और ब्लैक बॉडी एक आइडियल एब्जॉर्बर और आइडियल रिफ्लेक्टर के तौर पे सामने आई। आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं, कोई ब्लैक बॉक्स लें, उसकी वॉल्स के अंदर ब्लैक पेंट कर दें और एक पियर्स करें, उसके अंदर एक सुराख बनाएं, ताकि उसकी रीज़न ये होगी कि उस सुराख के अंदर से काफ़ी इंटेंस रेडिएशंस जो हैं वो रेडिएट होंगी और आपको काफ़ी इंटेंस रेडिएशंस वापस मिलेंगी। जितनी रेडिएशंस उस पर फॉल होंगी वो सारी की सारी पहले एब्जॉर्ब हो जाएंगी और आफ्टर सम टाइम वो एमिट होना शुरू हो जाएंगी और आपके पास वापस थर्मल रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी मौजूद होगी। यही चंद बातें इसमें मज़ीद लिखी हुई हैं, और इन्हीं लॉज को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले जो लॉ मैंने आप लोगों को समझाया था वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने ये कहा कि जो रेडिएशंस एमिट हुई हैं, अगर हम उनकी इंटेंसिटी द टोटल रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया ऑफ द कैविटी अपर्चर सम्ड ओवर ऑल वेवलेंथ्स, टोटल रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया अगर आप लें पूरी वेवलेंथ के ऊपर, तो जो रेडिएंट इंटेंसिटी होगी ऑफ कोर्स वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, और वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर पे, दैट इज़ द फंक्शन, रेडिएंट इंटेंसिटी जो होगी दैट वुड बी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और वो फोर्थ पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपकी रेडिएंट इंटेंसिटी और रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्थ पावर टेम्परेचर के, और बाद में इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन का नाम दिया गया सिग्मा। यहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। और उसके बाद ये तो था आइडियल बॉडी के लिए, जैसे कि ब्लैक बॉडी। अगर आपकी कोई आइडियल बॉडी नहीं
नहीं है, कोई नॉर्मल बॉडी है जो कि जिसमें रेडिएशंस लॉस्ट भी हो सकती हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स के जितना वो एब्जॉर्ब करेगी उतना रेडिएट नहीं करेगी, कुछ एनर्जी लॉस्ट भी हो जाएगी। तो दैट्स वाई वहाँ पे एमिसिविटी का फैक्टर आ जाएगा, और ये फैक्टर हमेशा लेस दैन 1 रहेगा फॉर एनी अदर ऑब्जेक्ट। ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी हमेशा 1 रहेगी। तो इसका मतलब कि जो जितना परफेक्ट बॉडी ब्लैक बॉडी रेडिएट कर सकती है, कोई बॉडी उतना ज़्यादा परफेक्ट रेडिएट नहीं कर सकती। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थ्योरी वाज स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व्स। अब ये स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व्स जो है यहाँ पे ये शो आपको की गई हैं। दिस ग्राफ इज़ बिटवीन स्पेक्ट्रल रेडियंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द रेडिएटेड स्पेक्ट्रम, रेडिएशंस और रेडिएशंस के दरमियान वेवलेंथ और स्पेक्ट्रल रेडियंसी असल में आपकी जो इसकी डेफिनेशन है वो यही है कि ये आपको बताती है कि कैसे इंटेंसिटी कैविटी रेडिएशंस की वेवलेंथ के साथ वेरी करती है। द स्पेक्ट्रल रेडियंसी आर ऑफ लैम्डा टेल्स दैट हाउ द इंटेंसिटी ऑफ द कैविटी रेडिएशंस वेरीज विद वेवलेंथ फॉर ए गिवन टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा। आपको अगर इंटेंसिटी चाहिए आप स्पेक्ट्रल रेडियंसी या आर ऑफ लैम्डा से फाइंड कर सकते हैं, और स्पेशली इट इज़ डिफाइंड एज टू प्रोडक्ट आर ऑफ लैम्डा डी लैम्डा गिव्स द रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया दैट लाइज इन द वेवलेंथ बैंड दैट एक्सटेंड फ्रॉम लैम्डा टू डी लैम्डा। अब इसी तरह से हमारे पास ये स्पेक्ट्रल रेडियंसी के बाद हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इस थ्योरी का आता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब ये मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले भी बताया, किसी ने क्वेश्चन किया था कि उनको ये लॉ नहीं आता, तो दैट्स वाई इसको मैंने आज ज़्यादा एक्सप्लेन किया। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये असल में स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व्स जो हैं इनको मद्देनज़र रख कर वाइन ने ये लॉ दिया। उसने ये कहा कि जैसे किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वेवलेंथ जो है वो शिफ्ट टूवर्ड्स शॉर्टर, जो पीक है वेवलेंथ की वो शॉर्टर रीजन की तरफ बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व आपके सामने, इसको देखिए कि फ़र्स्ट अगर आप कर्व लेते हैं 2200 केल्विन के ऊपर, इसकी पीक को 2000 केल्विन की पीक के साथ कंपेयर करें तो ये दरमियान में आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा कि जो टेम्परेचर कम हो रहा है उसकी तरफ वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है, लेकिन जैसे टेम्परेचर ज़्यादा की तरफ अगर जाएँ 1600 से 2200 केल्विन की तरफ जाएँ तो वेवलेंथ आपकी कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ और टेम्परेचर आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ ज़्यादा है टेम्परेचर कम हो जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और दैट कांस्टेंट वुड बी इक्वल टू 2898 माइक्रोमीटर केल्विन। और ये इस वाइन कांस्टेंट कहलाया। वाइन को इस बात के ऊपर अपनी थ्योरी पेश करने के ऊपर 1911 का नोबेल प्राइज़ भी मिला। और ये थ्योरी जो थी इसने शॉर्टर वेवलेंथ्स के रीजन को तो एक्सप्लेन किया, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ्स के ऊपर क्या होगा, मतलब टेम्परेचर क्या इन्फिनिटी टेम्परेचर चला जाएगा और वेवलेंथ एनर्जी नहीं होगी, तो ये कोई बात मतलब दिल को नहीं लगती। तो लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर ये थ्योरी फेल हो गई, एक्सप्लेन नहीं कर सकी, जिसकी वजह से रेले जीन को मैदान में आना पड़ा। तो इन कर्व्स के बाद हमने जो रेले जीन्स का, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे नहीं है लॉ, मैंने आपको ऑरली बताया था कि रेले जीन्स ने भी एक लॉ बनाया, अपना थ्योरी दी, लेकिन उसकी थ्योरी स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व के लॉन्गर रीजन में तो फिट आती है, लेकिन शॉर्टर रीजन पे उसकी थ्योरी भी फेल हो गई। और वो इस फिगर में आपके पास फिगर 4 में आपको जो कर्व्स दिखाई जा रही हैं, देखें वाइन्स लॉ है, लॉन्गर वेवलेंथ पे वो एक्सपेरिमेंटल कर्व से मैच नहीं करता। रेले जीन्स लॉ है वो शॉर्टर वेवलेंथ पे, ये देखें यहाँ शॉर्टर रीजन में वो इनफाइनाइट हो रहा है। तो रेले जीन्स का जो लॉ था वो लॉन्गर वेवलेंथ पे तो फिट था, लेकिन शॉर्टर के लिए वो सही रिज़ल्ट डिड्यूस नहीं कर सका। सिमिलरली वाइन्स लॉ शॉर्टर वेवलेंथ के रिज़ल्ट एक्सपेरिमेंटल के साथ तो मैच कर जाते हैं, लेकिन उसके लॉन्गर वेवलेंथ के रिज़ल्ट जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच नहीं किए जा सकते थे, जिसकी वजह से साइंटिस्ट में कन्फ्यूजन अराइज़ हो गया कि वाकई उन्होंने जिस ग्राउंड के ऊपर ये अपनी थ्योरीज़ लिखी हैं, क्या वो ग्राउंड और वो अजम्पशंस क्या वाकई रेडिएशंस जो है वो वेव की शक्ल में ही एमिट होती हैं, ये अजम्पशंस ठीक है या नहीं। इस अजम्पशंस ने साइंटिस्ट को परेशान कर दिया, और इसका हम देखेंगे कि सलूशन उन्होंने क्या निकाला। आज के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।